ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं अब हम। ग्रेविटेशन, उर्दू में कहते हैं तजाजुब। ठीक है, तो न्यूटन नामी साइंसदान थे, उन्होंने ये कानून पेश किया। वो सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। एक सेब जो है वो ऊपर से नीचे गिरा, तो उन्होंने यहाँ से सोचना शुरू किया कि ये सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा है, साइड पे क्यों नहीं चला गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ज़मीन की तरफ क्यों आया। और ये सोचते सोचते उन्होंने एक लॉ जो है वो दरियाफ्त किया, यूनिवर्सल लॉ, जो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूटन एक बड़ा नाम है। मैं आपको पहले भी किसी क्लास में जब न्यूटन के कवानीन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको न्यूटन का तारुफ करा दिया था। ठीक है, 21 साल की उम्र थी जब ये कानून उन्होंने दरियाफ्त किया, न्यूटन की सिर्फ। ठीक है, तो चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरती हैं, ये इन्होंने बात को बयान की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन कहता है कि जो मटेरियल है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मटेरियल एक दूसरे को, मादी चीज़ें एक दूसरे को अटैक करती हैं मास की बुनियाद पर। सही है। और उनमें ये जो अट्रैक्शन पाई जाती है ये किसी कानून के ताबे होती है। जैसे ये डेस्क रखी हो, ये वाली डेस्क रखी है, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आ जाए, हाँ कोई इशू नहीं। ठीक है, तो मटेरियल या मादे को, या मास को अट्रैक्ट करता है। उनके दरमियान क़ुव्वत कशिश होती है, वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। यानी अगर आप स्पेस में जाएं और स्पेस में जाके दो लोहे के गोले ऐसे छोड़ दें तो वो नीचे तो नहीं गिरेंगे क्योंकि वहाँ तो स्पेस है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये वो तस्वुर दे रहे हैं कि मास और मास के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और मास की बेसिस पर होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। इंग्लिश में ग्रेविटेशन और उर्दू में तजाजुब, उर्दू में कहते हैं इसे तजाजुब। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन का कानून क्या है, किस कानून के तहत ये? तो इस कानून के दो हिस्से हैं। न्यूटन कहता है कि फ़र्ज़ कीजिए एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, 20 किलो का, 25 किलो का, और ये एक दूसरा बॉडी है, इसका भी मास m2 है, मतलब 40 किलो, 50 किलो का। इन दोनों को अगर एक दूसरे के सामने ऐसे रखा जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कशिश करेंगे। और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के। मास को अगर बढ़ा देंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, मास को अगर कम कर देंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सही है। अगर ये 50-50 किलो के हैं तो इनमें जो अट्रैक्शन होगी, और ये 100-100 किलो के हों तो इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। यानी जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। ये मैथ की ज़बान है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मासेस अगर ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, मासेस अगर कम होंगे तो अट्रैक्शन भी कम होगी। एक बात। दूसरी बात ये कि ये दोनों एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। ये इनके दरमियान क्या है? फासला है। इस फासले को ज़ाहिर करते हैं आर से। अगर ये फासला कम कर देंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ये फासला ज़्यादा कर देंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसका मतलब है फासला ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, फासला कम होगा
तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये बनता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बनता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फासले के। और इसकी कांस्टेंट को डेवलप करने के लिए उन्होंने ये कहा कि वो फासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये स्क्वायर कहाँ से आया? फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे वहाँ इसे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, स्क्वायर क्यों लगाया गया है। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ समझ लीजिए कि इनके दरमियान जो कांस्टेंट डेवलप करना था उसके लिए ये रेशो जो बनती है वो स्क्वायर के साथ बनती है। तो अब दो बातें हो गई। किसी भी दो मटेरियल ऑब्जेक्ट के दरमियान पाए जाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके दरमियानी फासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस कानून को न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून कहा जाता है। पूरी बात क्या हुई? दो मासेस के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट के दरमियान पाए जाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान फासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस कानून को न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून कहा जाता है। दो मासेस के दरमियान पाई जाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान फासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस कानून को न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून कहा जाता है। दो पार्ट हैं इसके, एक में फोर्स का ताल्लुक किससे है? मास से है, और एक में फोर्स का ताल्लुक किससे है? फासले से है। मास से जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फासले से जो ताल्लुक है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस दोनों को जमा करके ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं। एक साथ में भी दोनों चीज़ें दिख रही हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी के निशान को जब हम हटाते हैं और हटा कर किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्वलिटी में। तो आपको पता है एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है? तो कांस्टेंट इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों ये इधर डिवाइड करना वहाँ जाकर क्या करेगा? आर स्क्वायर इंटू एफ, और वो दोनों मल्टीप्लाई करने नीचे आके क्या करेंगे? डिवाइड m1 इंटू m2 बराबर है किसके? कांस्टेंट के। न्यूटन ने इस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट किए। सही है? कैवेंडिश ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया उसी ज़माने में। उस कांस्टेंट की वैल्यू निकली 6.67। क्या निकली? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। समझ में आ रही बात आपको? 6.67 ज़रब 10 की पावर माइनस का 11। ये वाली वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है हर जगह। यानी कोई भी फासला ले लें, उसका स्क्वायर ले लें, दरमियान में जो ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप हुई वो ले लें, m1 ले लें, m2 ले लें, ठीक है? तो इसको हल कर लें। हल करने के बाद जो जवाब है, असल में जो तजर्बात किएगा वो ये नहीं थे। कैवेंडिश का तजर्बा कुछ और है, वो आपकी किताब में है नहीं, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में उसको जाके। तो जी ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6.67 ज़रा 10 की पावर माइनस 11 निकली और इस कांस्टेंट का नाम रखा गया कैपिटल जी। क्या नाम रखा गया? कैपिटल जी। तो अब जो नया फार्मूला आपके पास बनेगा वो कैसे आप लिखोगे उस फार्मूले को? कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल जी, कांस्टेंट की जगह क्या लिख दिया? कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट क्या बनेगा? ये आर स्क्वायर है, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। क्या ख्याल है? और ये एफ है, एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ये क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम क्या बना? किलोग्राम का स्क्वायर।
तो यूनिट बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? इस कैपिटल जी का। सही है। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम है इसका। पूरी दुनिया में, कायनात में कहीं पे भी चले जाएं, चांद पे चले जाएं, सूरज पे चले जाएं, वहाँ पर कैपिटल जी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी? 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। ये बात क्लियर हो गई? उतारें इसे।